नमस्कार। बजट 2022 आत्मनिर्भर भारत का बजट, इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि कल हमने चर्चा की थी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, बुनियादी ढांचा कितना बड़ा फोकस है इस बजट का, लेकिन आज हम बात करेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की और नई इकॉनमी की। तो न्यू इकॉनमी में क्या कुछ बड़ा फोकस है और युवाओं को इस बजट से क्या मिला है। रोजगार, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इस बजट से रोजगार के लिए क्या किया गया, तो अब हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ वो बड़ी बातें हैं। वरुण बजाज जी नमस्कार, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मैं एक एक करके अपने जो गेस्ट्स हैं उनको टेस्ट कर रहा हूं। वरुण बजाज साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। न्यू इकॉनमी पर आप लोग लगातार काम करते रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ भी लगातार आप लोगों का डिस्कशन हो रहा है। थोड़ा सा मैं ट्रेंड समझाइए, भारत किस दिशा में जा रहा है जब आप इंटरैक्ट करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ में। ये जो हम बात सुनते हैं मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्री 4.0, हम लोग कहीं पे थोड़ा बहुत जगह बना पाए हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और आंकड़ों से बेटर रास्ता नहीं पता लगता कि कहां जा रहे हैं। मैं कुछ आंकड़े बताता हूं, वो सबके लिए तथ्य होंगे। अगर कोविड के बाद इंडिया में हमारी स्टार्टअप इकोनॉमी में अराउंड $42 बिलियन आ चुका है एज ऑन डेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। $42 बिलियन स्टार्टअप इकोनॉमी में प्री कोविड पूरे 7 साल में नहीं आया जितना 1 साल में आ गया। और जब कोविड आया उसके बाद 10 से 12 स्टार्टअप्स स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो चुके हैं, जिनकी आज की डेट में मार्केट वैल्यू है अराउंड $300 बिलियन। $300 बिलियन। सो ये आंकड़े इतने हार्ड नंबर्स हैं कि अब बात ये नहीं रही कि ये होएगा या नहीं, पर ये असली में पैसा आ चुका है बाजार में और ये पैसा डिप्लॉय हो रहा है टू गिव जॉब्स एंड फर्दर रिक्रूटमेंट टू यंग पीपल। सो अब सवाल ये नहीं रहना जाना चाहिए कि भारत कहां इन चीजों में खड़ा है, पर ये होना चाहिए कि इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाया जाए। एंड आई विल टेक माई गाइडेंस फ्रॉम द विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अगर आप देखेंगे, अगर न्यू इकोनॉमी सबसे मुश्किल समय में, जब कोविड कह रहे थे कि बाजार में सबसे मुश्किल समय है, आज की डेट पे इंडियन इकोसिस्टम स्टार्टअप का दुनिया में 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप हो गया है। अगर मैं एक और आंकड़ा आपको बताऊं, कोविड के दौरान पिछले साल टोटल अराउंड इंडिया में आज की डेट में 83 यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं। यूनिकॉर्न्स मतलब एक कंपनी का अगर वैल्यूएशन 6,000 करोड़ से ज्यादा हो जाए तो उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। उसमें से 50% यूनिकॉर्न पिछले साल ही बनी है। जी। तो ये आंकड़ा अगर आप देखो, और ये सारा न्यू इकोनॉमी में पैसा है, ये कोई ओल्ड इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग इस सब में नहीं गया है। ये सारा जिसे कहते हैं हम एक वर्ड में फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज। फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इज अ वर्ड विच इज पॉपुलरली यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, AR, VR या ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड न्यू एज टेक्नोलॉजीज। सो ये सारा फ्रंटियर टेक स्टार्टअप्स में पैसा गया है। नाउ अगर आप मार्केट्स में बात करो आज की डेट में, एंड वी आर डूइंग लॉट ऑफ डील्स बिकॉज वी आर द लॉ फर्म्स फॉर लॉट ऑफ फंड्स जो पैसा लाते हैं इंडिया में और जो करते हैं जी। आज की डेट में प्रधानमंत्री जी की विजन थी कि इंडियन इकोनॉमी कैन टच ए मार्क ऑफ $5 ट्रिलियन। जब ये आंकड़ा आया था बड़े सोच रहे थे कि कैसे होगा। बिल्कुल। आज की डेट पे न्यू इकोनॉमी इटसेल्फ हैज द कैपेबिलिटी टू क्रॉस द $5 ट्रिलियन इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स। जिस तरह से इन्फ्यूजन हो रहा है, अगर इसी रन रेट पे हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता रहा। क्या इस सवाल को वरुण बजाज आप लेना चाहेंगे कि ये किस तरह से होगा और जहां पर हमें मुश्किलें हुई, क्या वाकई हम आत्मनिर्भर भारत बना पाएंगे, और वो भी स्टार्टअप्स के जरिए, नए युवा भारत के जरिए? मैं इसको सवाल को एक ऐसे तरीके से जवाब देता हूं। आप ये सोचिए कि एक नई सृष्टि बननी है दोबारा, वो वर्चुअल है, उसका नाम भी आ चुका है, उसको कहते हैं मेटावर्स। अब जब एक नई सृष्टि बन रही है, सो आप सोचिए उसमें सब कुछ ही वर्चुअल बनाना है शुरू से। उसमें इकोनॉमी की इतनी पॉसिबिलिटी आ रही है। अब आज की डेट पे ऑलमोस्ट ये हो सकता है कि आप एक VR सेट लगा के, अगर आप आज एक जर्नलिस्ट हैं, पर अगर आप स्पोर्ट्समैन बन के एक वर्चुअल दुनिया में घूमना चाहते हैं तो आप घूम सकते हैं, आप अपना एक नया अवतार ले सकते हैं। तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज होने वाली हैं, चाहे आप कोई भी तरह का गुड्स ले लो या सर्विसेज, सब वर्चुअल जाने वाले। अब उसमें आप किसी भी तरह का सर्विस दे सकते हो, चाहे आप कोई आप बैटरीज बेच रहे हो, आप चाहे कोई टेक्नोलॉजी बेच रहे हो, चाहे आप कोई कंडक्ट कर रहे हो शो एपिसोड,
तो ये संभावना इतनी बड़ी है कि कई लोग उसको इमेजिन भी नहीं कर पा रहे कि ये इसका इंपैक्ट क्या है। इसको कॉइन किया गया है वर्ड मेटावर्स। मेटावर्स होती है एक नया यूनिवर्स। तो आज की डेट में कोविड ने जो मुसीबत एक संकट डाला था, हमने उसको एक संभावना बना दी है और वो एक डिजिटल दुनिया बनाना ऑल्टरनेटिव एक नीड बन गया है, ताकि अगर फिजिकली ब्लॉकेज आती है तो सब डिजिटली जाके उस दुनिया में कनेक्ट करके एक बिल्कुल स्मूथ इंटरफेस में ऑपरेट कर सके। जिस बात को आप कह रहे हैं उसको एग्जैक्टली रेप्लिकेट करते हैं हर्षा किनकरी। लेकिन उससे पहले वरुण, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये जो हम न्यू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और जो हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है आगे आने वाले दिनों में, उसका असर क्या होगा, थोड़ा सा हमें ये समझाइए। और जो डीप टेक्नोलॉजी जिसकी बात ये बजट करता है, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो उसका मल्टीप्लायर इंपैक्ट इकोनॉमी पर क्या हो सकता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं पहले आपको इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट बताता हूं और वो कहीं ना कहीं जब तक वो आपका सवाल कि विलेजेस में कैसे पहुंचेगा। जी जी या तो आप एक इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक टर्मिनोलॉजी होती है ट्रिकल डाउन इफेक्ट। जी। जब बड़ी जगह एक पैसा आने लग जाता है, जब जैसे ये यूनिकॉर्न्स में पैसा आ रहा है, तो ये पैसा आ रहा है सिर्फ ग्रोथ के लिए। ये कोई पॉकेट्स, इंडिविजुअल पॉकेट्स में नहीं जा रहा। ग्रोथ मतलब इनको ये पैसा खर्चना पड़ेगा टू ग्रो देयर बिजनेस, और जब वो ग्रोथ आती है तो उनको फर्दर रिक्रूटमेंट्स करनी पड़ती है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 टाउन्स में, वरना वो ग्रोथ रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो उससे क्या होता है, अगर आपका $1 बिलियन इंडिया में आया इन यूनिकॉर्न, तो आप लेके चलिए, उसका 50% गोज टुवर्ड्स ह्यूमन रिसोर्स, 30% टुवर्ड्स मार्केटिंग, एंड इट हैज ए ट्रिकल डाउन इंपैक्ट ऑन ऑल टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4 टाउन्स। एंड देयर बाय जो आखिरी छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जोमैटो इज जस्ट इनटू फूड डिलीवरी। आज की डेट पे रिलायंस का टर्नओवर 1.5 लाख करोड़ है, पर जोमैटो आज की डेट पे 1 लाख करोड़ का स्टार्टअप हो गया है। तो आज की डेट पे जब जोमैटो हर एक टाउन पे फूड डिलीवरी करता है तो उसको राइडर्स रिक्रूट करने पड़ते हैं। तो जब वो राइडर्स रिक्रूट करता है तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 4 और टीयर आखिरी छोर तक रिक्रूटमेंट का बेनिफिट होता है। सो देयरफॉर जब ये जितना ये $42 बिलियन आया है, ये कहीं ना कहीं आखिरी छोर पे इंपैक्ट आ रहा है, एंड दैट इज वेयर द एम्प्लॉयमेंट इज गोइंग टू गो सब्सटेंशियली हायर एज द अमाउंट कम्स इन। अभी तो ये 42 बिलियन है। ये प्रोजेक्शन आज की डेट पे नेक्स्ट 2024 तक, और हम थ्रू आईनीवा एंड आरएसडी बजाज ग्लोबल, हमारी प्रोजेक्शन ये है कि ये 84 यूनिकॉर्न्स 200 यूनिकॉर्न्स जाने वाली, विच इज कि हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की होगी। आप सोचिए, जब इतनी सारी यूनिकॉर्न्स आ जाएंगी तो उसका ट्रिकल डाउन इंपैक्ट कितना ह्यूज होने वाला इकोनॉमी पे। सो दिस इज गोइंग टू, इंडिया इज गोइंग टू चेंज। मेनी पीपल आर एबल टू रियलाइज, सम आर नॉट एबल टू रियलाइज, बिकॉज कहीं अर्ली बिलीवर्स होते हैं, कहीं जब वो नंबर्स ग्राउंड पे आ जाते हैं। बट यहां इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ओल्ड इकोनॉमी से सॉल्व नहीं होगी। ये न्यू इकोनॉमी, इसको मेन स्ट्रीम कोविड ने मेन स्ट्रीम कर दिया है और इसको अनप्रेसिडेंटेडली नेक्स्ट 4 to 5 इयर्स में सॉल्व कर देगा। आप देखते देखते इसको ऑब्जर्व कर लिएगा। सो ये तो हो गया आपका ऑन द इन्वेस्टमेंट साइड। आपने सेकंड क्वेश्चन जो पूछा दैट इसको हम एट द पॉलिसी लेवल, आई थिंक आपका क्वेश्चन दूसरा वो था कि पॉलिसी लेवल पे कैसे इसको हैंडल करें, राइट? एम आई जी आपका सेकंड। सो पॉलिसी लेवल पे हमें कहीं ना कहीं ये आपको मैं आपको डिस्क्लोजर देना चाहता हूं, क्योंकि मैं कई डील्स में इनमें इन्वॉल्व होता हूं। मेजॉरिटी जो पैसा आ रहा है इन न्यू इकोनॉमी में, ये पोस्ट कोविड यूएस मनी है। पहले क्या होता था, प्री कोविड इट वाज ए ब्लेंड ऑफ चाइनीज मनी एंड यूएस मनी। ओके, बट ड्यू टू कोविड हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाया चाइना पे, थोड़ा मतलब पॉलिसी, तो यूएस मनी। हमें कहीं ना कहीं ये सोचना है कि जब इतना वैल्यू क्रिएट होएगा तो सिर्फ हम नौकरी लेने वाले ना बन जाए इन यूनिकॉर्न्स में, हमारे इन यूनिकॉर्न्स के मालिक हिंदुस्तानी, हमें वो इंश्योर करना है एट ए पॉलिसी लेवल। और वो करने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक रास्ता खोजना पड़ेगा सरकार को, और वो हम चीज कर रहे हैं कि डोमेस्टिक कैपिटल, नॉट यूएस मनी, इन यूनिकॉर्न्स में आए, ताकि डोमेस्टिक कैपिटल जब आएगा तो इनकी मालिकाना हक इन कंपनियों का हिंदुस्तानियों के पास रहेगा, अपार्ट फ्रॉम इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। अभी क्या हो रहा है, मेजॉरिटी ओनरशिप इन कंपनियों की जहां वैल्यू क्रिएट हो रही है, ये बाहर जा रही है।
विच आई फील शुड बी, एंड इस बजट में थोड़ा वो एड्रेस किया। अगर आप देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15% पे वो जो कैप हुआ है, इज एन इनिशिएटिव इन दैट डायरेक्शन। बिल्कुल। बट आज की डेट पे भी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कहते हैं, दैट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर नॉट एट पार विद फॉरेन इन्वेस्टर्स। सो एक तरफ से हमने कदम उठाया है, पर हमें ये शो करना चाहिए हमारे कितने पूंजीपति हैं, हमारे कितने कॉर्पोरेट्स हैं जिनके पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है। सिर्फ हमें यूएस मनी से पैसा उठाने का जरूरत नहीं है, हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि हिंदुस्तानी पैसा इन न्यू इकोनॉमी में आए, क्योंकि नॉट ओनली उससे नौकरी मिलेगी पर हमारा आगे के लीडर्स भी हिंदुस्तानी रहेंगे। ये मेरा एक पॉलिसी लेवल पे एक सजेशन। यस वरुण बताइए। अब जी मेरा एक कमेंट और है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत क्रूशियल है कि जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जैसे रोबो, जो डिफेंस सेक्टर्स में काम करते हैं, ठीक है, इनको एक अलग से क्लासिफिकेशन किया जाए। दीज आर नॉट ओनली स्टार्टअप्स, दीज आर नेशनल स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इनकी क्लासिफिक और इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो मैं कह रहा हूं, जो कहता हूं इनकी मालिकाना हक हिंदुस्तान में रहना क्यों जरूरी, क्योंकि आगे जाके क्या होगा आपका, अगर ये रोबोट्स लाइव हो जाते हैं, आपको आज की डेट पे अगर ये रोबोट, आप 10 साल बाद सोचिए, आपको सिपाही फ्रंट लाइन पे भेजने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सचिन जैसी जगह पे जहां ह्यूमन लोगों को पेट्रोलिंग के लिए मुश्किल होता है, वहां हमारे रोबोट्स विल पेट्रोल इंस्टेड ऑफ ह्यूमंस। सो ये जब चीजें आप टेक ओवर होंगी तो आप सोचिए कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी फ्रंट बन जाएगा, एंड दैट इज बाय एनी टेक्नोलॉजी। वरुण, शो के बाद मैं आपको हर्षा का नंबर एक्सचेंज करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं ना, हर्षा एग्जैक्टली वो कर रहे हैं, तो मैं नंबर एक्सचेंज करवा दूंगा और आप उनसे बात कीजिए। मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों का वो। वरुण, लास्ट कमेंट आपका इस प्रोग्राम में। ये केवल डॉक्टर अनुसुईया जैसे आईआईटी के लोग हैं वही लोग कर सकते हैं, या हम लोग जैसे गांव से आते हैं वो लोग भी कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं? अगर आप थोड़ा सा समझा पाए। सिर्फ मन में एक उम्मीद और विश्वास होना चाहिए, और हर एक बंदा इस इकोनॉमी से जुड़ सकता है। अगर आप टेक्निकल, मैं एक, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से हो आप तभी कर सकते हैं, पर आप लेके चलिए कि अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है तो आप टेक्निकल को फाउंडर ले आए। अगर आप बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, उसको भी बिजनेस को फाउंडर की जरूरत होती है। तो कहते हैं अगर महात्मा गांधी जी ने जब देश को आजाद कराया था तो वो दांडी मार्च शुरू कर दी थी उन्होंने। आप रास्ते में चल पड़िए और कारवां आपका बनता जाए।